और सुनाज़िन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। अॼु जी अहम ख़बर इहा आहे त लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ते फ़र्द जुर्म आयद थियो आहे ऐं जीअं त चार्जशीट कयो वियो आहे उनखे ऐं उन सां गॾु आर्मी एक्ट 2024 जे तहत ऐं उन सां गॾु ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जी बि ख़िलाफ़ वर्ज़ी थी आहे। वरी अहम डेवलपमेंट आहे ऐं फैज़ हमीद ख़िलाफ़ जेके कार्रवाई थी आहे वरी अहम ISPR जे तहत हाणे इन जा इशारा जेके थियनि पिया त बानी PTI जे ख़िलाफ़ बि कार्रवाई थियण थी वञे। ऐं उन सां गॾु अॼु जी अहम इहा शइ त सिविल नाफ़रमानी जी कॉल जेकी थी आहे उनखे बि इन कॉन्टेस्ट में ॾिठो थो वञे। मूंखे ज्वाइन कयो आहे सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान अकेडमिक आहिनि कानूनदान आहिनि नून लीग सां ताल्लुक़ आहे मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मूंसां गॾु आहिनि। यासीन साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम। यासीन साहब अहम डेवलपमेंट हुई है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के आपको पता है फर्द जुर्म आयद हुआ है। क्या कहेंगे? एक संजीदगी नजर आ रही है कि एक कार्रवाई हुई है, आपको पता है, क्या कहेंगे? देखें, जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी तो मैंने कहा ये बात कही थी कि ज़ाहिर की इन्वेस्टिगेशन जारी है और फ़ौज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब किसी अपने बंदे को उठाते हैं तो कभी भी बगैर एविडेंस के नहीं उठाते। सही। और आज एविडेंस उठाने के बाद जो चार्जशीट दी गई है उसमें बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशन हैं रिटायर्ड जनरल के खिलाफ और उस सीरियस एलिगेशन की बना पर ये केस सिर्फ फैज़ हमीद साहब के खिलाफ नहीं बनता बल्कि मेरे नज़दीक बानी PTI में भी बीच में आएंगे क्योंकि इस बार ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे और उनके दौर में भी सारा कुछ हुआ और बगैर बानी PTI की डायरेक्शन के ISI का सरबराह इतने बड़े काम नहीं कर सकता था। और उसके बाद वक्तन फौरतन गिरफ्तारी के बाद जब फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया आपने देखा कि PTI वालों ने कोशिश की कभी हड़ताल करने की कभी कुछ करने की। अभी 24 नवंबर की जो कॉल है मैं समझता हूँ कि उनको भी पता था कि चार्जशीट आ रही है जिसकी वजह से उन्हें निकाल ली, वो भी उनकी फेल हो गई है। और अब जो चूंकि चार्जशीट हो गई है अब ये केस चलेगा और इस केस के चलने से और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से एक मैसेज फ़ौज पाकिस्तान में भी जाता है कि इस बड़े लेवल पे बैठने के बाद आप जो है कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते जो कानून राह निजात नहीं देता। और ये मामला बड़ा सीरियस है और जो एलिगेशन फैज़ हमीद साहब पे लगे हैं उससे मुल्की मफादात तो अभी मामला है और मेरे ख्याल में अब जब केस प्रोसीड होगा तो ठोस एविडेंस जो है ना फैज़ पाकिस्तान के पास होगी ये मामला आगे चलेगा और ये मामला नजला जो है ये खाली फैज़ हमीद पे नहीं गिरेगा, इस वक्त की जो हुकूमत है उन लोगों पे भी गिरेगा और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं ये दिन में जो पोजीशन आपके सामने आ जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो चार्जशीट दी गई और जो इल्जाम लगाए गए जाहिर है कि ये इल्जाम सारे के सारे प्रोसिक्यूशन में साबित करने हैं और मैं समझता हूँ कि उनके पास ठोस एविडेंस है तब इतना वक्त लिया और उसके बाद उन्होंने आज इनको चार्जशीट किया और आज चैनल पे ये खबर चल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क के मफाद में बेहतर है क्योंकि ऐसे लोगों को जो इतनी बड़ी पोस्टों पर बैठ के सियासत भी करते हैं लोगों की जानों से भी चलते हैं और वो मुल्क के मफादात के खिलाफ बात करते हैं तो फ़ौज पाकिस्तान के एक असास इदारे का हेड अगर इस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है वो अकेला इन्वॉल्व नहीं हो सकता, उसके साथ इस वक्त की हुकूमत भी शामिल है। और अब उन लोगों में से कौन लोग इस मुकदमे में आते हैं ये चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा कि उनके खिलाफ जो चालान बनता है वो भी इसी मिलिट्री कोर्ट में जाएगा या अलग जाएगा, इसका फैसला तो बड़े खुद करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कानूनी स्टेप उठाया गया है बहुत अच्छा है और इसका रिजल्ट निकलना चाहिए। रिजल्ट निकलेगा तब डर और खौफ आएगा और फ्यूचर में शायद इस पोस्ट पर बैठा हुआ कोई आदमी अपनी पावर को मिसयूज नहीं करेगा। तो मैं इस स्टेप को अप्रिशिएट करता हूँ और ये मामला बनना चाहिए आगे कानून रान के मुताबिक
फैज अमीर साहब को पूरा डिफेंस का मौका मिलना चाहिए ताकि उनके खिलाफ जो इल्जाम है वो डिस्प्रूव कर सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज उनका बचने के इम्कान बहुत कम है और बहुत सारे लोग भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इस केस के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। जिस तरह सर आपने जिक्र किया कि बचना बहुत मुश्किल है, उसी के साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी बात की भी है, ये भी वायलेशन है। एडवोकेट साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल 100% वायलेशन है और वायलेशन करने वाला कौन है? सबसे बड़े एहसास अदारे का हेड। तो इसको कोई मामूली जुर्म नहीं कहती, बहुत बड़ा जुर्म है। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सूरत में फैज अमीर साहब ने शायद उन्होंने ये सोचा ही नहीं होगा कि मेरी रिटायरमेंट के बाद इसका मामला आगे बढ़ेगा। वो बढ़ा और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने अपने ही इदारे के एक बहुत बड़े आदमी के खिलाफ चार्जशीट किया और तो बाकी लोगों को भी ये मैसेज दिया कि अगर हम अपने इदारे के हेड के खिलाफ इतनी कार्रवाई कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। ये मैसेज है हमारी हुकूमत के लिए भी। और बानी पीटीआई जो इस वक्त जिनके खिलाफ कई केसेस हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में उनकी इन्वॉल्वमेंट और उनके कई दूसरे वज़रा भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं या नहीं। सीक्रेट एक्ट की वैल्यूशन जो है उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, सारा कुछ है, सजा का तयन किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो सूरत हाल है वो इंतहाई खराब समझ ले, जो फैज अमीर साहब के लिए खराब साबित होगी और इसके लिए हमें और आपको इंतजार करना होगा। एडवोकेट साहब, एक अहम चीज आपको पता है 9 मई के वाकयात, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, पूरी सियासी क़यादत ने, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, चाहे नून लीग की क़यादत हो, उसके बाद अगर 9 मई की आपको पता है उन किरदारों को सज़ा मिलती तो 24 और 26 आपको पता है नवंबर को, 9 मई के क़यादत जो वाक़यात हुए थे तो 24 नवंबर और 26 नवंबर को ये वाक़यात नहीं होते। क्या कहेंगे? देखें, ये जो आज की चार्जशीट है ना, इसको 9 मई से आप अलग नहीं कर सकते। सही। 9 मई के मामले में भी जनरल साहब की इन्वॉल्वमेंट अपने सामने मौजूद है और 9 मई को जो कुछ हुआ उसमें मुझे तो सिर्फ ये अफसोस है कि जो सिविलियन कोर्ट में जिन लोगों का चालान हुआ और बाद लोगों के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल भी हुआ, तो छोटे मोटे लोगों को तो आपने सजाएं दे दी, लेकिन जो बड़े लोग इस मामला में इन्वॉल्व हैं वो अभी तक बचे हुए हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि अगर कोई मामला एंटी टेररिज्म कोर्ट में गया या सिविल कोर्ट में गया तो उसका इस वक्त तक जो प्रोसिक्यूशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई। अब जो सूरत है उस सूरत के मुताबिक जो सूरत सामने नजर आ रही है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी और आप देखेंगे कि ये चार्जशीट के अंदर किन लोगों का नाम आता है, किन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, ये बहुत सारे मामला अभी सामने आएंगे और 9 मई को आप इस चार्जशीट से अलग नहीं कर सकते। मेरे नजदीक 9 मई का जो कुछ हुआ अब साबित हो जाता है कि 9 मई का जो इंसिडेंट था वो एक प्लानिंग के तहत था, उसमें बड़े लोग इन्वॉल्व थे, उसमें ये जनरल साहब भी इन्वॉल्व थे और जो बगावत करने की कोशिश की गई पूरी फौज के अंदर, ये एक बड़ा जुर्म है जो नाकाबिल माफी है। आप एक इदारे की बगावत की करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मामला है मेरे नजदीक कानून और आइन हरकत में आया है, मजीद हरकत में आएगा। तो जो कुछ फ्यूचर में रिजल्ट है वो मुझे कुछ अच्छा नजर नहीं आता, बल्कि खराब ही नजर आता है और डिपेंड करता है एविडेंस पे। बाकी जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। सर, सिविल नाफरमानी भी या मुल्क दुश्मनी समझ रहे, जिस तरह 9 मई मुल्क दुश्मनी थी, 24-26 नवंबर, और ये कॉल इसको भी कनेक्ट करते हैं आप फैज अमीन के साथ ही जो सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई है। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? सवाल क्या? सिविल नाफरमानी की जो कॉल है ये भी आप इसको भी मुल्क दुश्मनी समझते हैं जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है?
देखिए, जो कुछ फैज अमीन साहब ने कहा या जो कुछ उन्होंने किया, चार्जशीट तब पेश की जाती है जब आपके पास पूरी फुल फ्लेज एविडेंस आए, एविडेंस होते। और जाहिर है कि एविडेंस कलेक्ट करने के बाद उनके खिलाफ ये स्टेप उठाया गया, चार्जशीट दी गई है। आपको पता है उनकी गिरफ्तारी को मेरे ख्याल में 4-5 महीने से ज्यादा हो गया, और 4-5 महीने के बाद टाइम गुजरने के बाद जब उन्होंने पूरी एविडेंस कलेक्ट कर ली तब उन्होंने स्टेप उठाया है। तो अब एविडेंस क्या है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। जब इनके खिलाफ चार्ज होगा, मिलिट्री कोर्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मिलिट्री कोर्ट का अपना एक तरीका कार है केसेस को चलाने का, और उसमें उनको जो लीगल असिस्टेंस दी जाएगी वो जज ब्रांच के लोग होंगे, और प्राइवेट काउंसिल को भी अगर मिलिट्री कोर्ट चाहे तो उनको एंगेज करने की इजाजत दे सकता है, लेकिन डिपेंड करता है मिलिट्री कोर्ट पे कि वो प्राइवेट काउंसिल एंगेज करने की इजाजत देते हैं या नहीं देते। लेकिन आइन का आर्टिकल 10 ये वाजह करता है कि जब किसी के खिलाफ कार्रवाई हो तो फेयर अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल में फौज पाकिस्तान को जो चार्जशीट की उनके खिलाफ आइन के आर्टिकल 10A के तहत फुल अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो अपने डिफेंस में जो कुछ कहना चाहते हैं वो कहें, और इसका जो फाइनल रिजल्ट हो उसको पब्लिक को भी पता चलना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं और इस गलती की सजा मुल्क को क्या मिली है। ये तमाम चीजें देखना बहुत जरूरी है। बड़ी मेहरबानी एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू और नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू और कानूनी पहलू को जिस तरह आपने क्लियर किया, आपका तज्जिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक कहाँ पो था डिस्कशन के वक्त। वेलकम नाज़रीन, अहम डेवलपमेंट, तमाम अहम जनरल फैज़ हमीद साहब जे खिलाफ़ कार्रवाई, गिरफ़्तारी त अॻ में अमल अची चुकी हुई। उन खां पोइ जेके कार्रवाई थी या फ़र्द जुर्म आहे तॾहिं थींदो आहे जॾहिं तव्हां वटि एविडेंस हुजनि ऐं तव्हां वटि सबूत हुजनि। उन खां पोइ कार्रवाई खे अॻिते ऐं फ़र्द जुर्म आहे थी चुको आहे ऐं उन सां गॾु ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जी वायलेशन भी थी आहे। कहें अहम शख्सियत मुझे ज्वाइन किया है आज सीनियर रहनुमा, आज सीनियर सियासतदान, MNA रही चुकी हैं, मरकज़ी क़यादत हैं तहरीक इंसाफ की, अभी भी हैं वोमिंग सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, नुसरत भाई साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। नुसरत भाई साहबा, आपको पता है फैज़ अमीन साहब बड़े अहम मनसब पे रहे, बड़ी अहम शख्सियत, और PTI के साथ भी बड़ा अहम ताल्लुक उनका रहा है। बानी PTI के साथ आज उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुआ है, चार्जशीट किया गया। कहा जा रहा है कि आगे चल के बानी PTI के लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। क्या कहेंगी आप इसके ऊपर? शुक्रिया अपने प्रोग्राम में हिस्सा लेने का। देखिए, खान साहब से बहुत पहले उनको कहा गया था कि तो हमारी शराइत मान लो, नहीं तो हम जनरल फैज के ऊपर हम मुकदमा चलाएंगे और उनको तुम्हारे खिलाफ वादा माफतवा बना देंगे। तो खान साहब ने कहा जो आपने करना है वो कर लें, इसलिए कि ये आपके डिपार्टमेंट के अंदर का मामला है, मैं इस सिलसिले में बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे लिए आप सबूत लेके आए और फिर उसके बाद आपने जो करना है वो कर ले। मैं किसी से डरने वाला तो हूँ नहीं। ये तो पूरी दुनिया को समझ आ गई कि वो डरपोक आदमी नहीं है, ना वो माफी मांगेगा, ना वो डरेगा, ना कुछ और होगा। और जहाँ तक इनकी जो फायज और कमल बाजवा की बात है तो ये दोनों इंतहाई मिले हुए थे और मिल के खान साहब के साथ खेल रहे थे, जो कि हमने देखा भी है और बाद में प्रूफ भी हुआ है सारा कुछ, कि किस तरह वो बाद में भी जमान पाक जाते थे और जिस तरह उनकी हुकूमत तोड़वाई गई पंजाब की गवर्नमेंट और किसी की गवर्नमेंट को, तो उसमें बहुत वाइटल रोल था इनका। मैसेज लेके वो जा रहे होते थे उनके पास कि आप ये तोड़ दें, हम इलेक्शन करवा देंगे, आप ये तोड़ दें। अब हम मतलब हमारे जैसा इंसान जो थोड़ी सी अकल का आदमी है वो ये सोचता है कि हाउ डिड यू बिलीव इन हिम, जबकि उनकी जो हुकूमत थी उसको उन्होंने टॉपल डाउन कर चुके थे। लेकिन स्टिल क्योंकि आप खुद दिल के सच्चे होते हैं और समझते हैं कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सच है और दूसरा भी जो आपसे बात कर रहा है वो सच है,
तो उन्होंने उनके ऊपर यकीन किया और अपनी दोनों सूबों की हुकूमत को तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि क्या हुआ, वो इलेक्शन, वो आइन, वो जो भी चीजें थी किधर से किधर गायब हो गई। तो ये इनके पास जो मुकदमा चल रहा है, ये डिपार्टमेंट जाहिर है खुद ही बेहतर समझता है, खुद ही बेहतर जानता है। वैसे मुझे ये पता है कि अगर जो आर्मी के अपने मुकदमे चल रहे होते हैं, कोर्ट मार्शल या वटेवर जो भी, उसकी भनक बाहर नहीं पहुंचती। ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और ये हो गया वो हो गया, वो सब गॉसिप होता है। असल में कुछ नहीं होता, क्योंकि आर्मी अपने अंदर की खबर बाहर को नहीं निकालती है अनलेस एंड अनटिल किसी नतीजे पर पहुंच ना सके हम तो। फिर एक तहरीक चलाने की, यानी कि JUIF से मिलके PTI कोशिश कर रही है कि हम तहरीक चलाएं और सिविल नाफरमानी भी जिसमें, और वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये मुल्क दुश्मनी है। क्या कहेंगी? JUI के साथ आप मिलने जा रहे हैं एक दफा फिर हुकूमत के खिलाफ? देखिए, मैं जाती तौर पर अगर कहेंगे तो आई विल नॉट बिलीव इन दैट। JUI अपनी गेम खेलती है, अपने वो जो भी उनके मफादात होते हैं, जो भी उनके मुतालबात होते हैं, वो गवर्नमेंट से इसी तरह अप्रूव करवाते हैं वो लोग। लेकिन बहरहाल फजलुर रहमान साहब ने कल बहुत अच्छी स्पीच की, बहुत जोश था उसमें और बहुत अच्छी धमकियां वगैरह भी दी उन्होंने। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि वो किस हद तक PTI के साथ थे या वो किसी और के कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी सिविल नाफरमानी की है, तो ये सिर्फ हमारी ही नहीं है, बल्कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे सिविल नाफरमानी की हुकूमत आई है और नाफरमानी हुई है, और उसके बाद जो भी डिक्टेटरशिप की हुकूमत थी वो गई है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा है शाम में क्या हुआ है, 4-5 दिन में सारा कुछ टॉपल डाउन हो गया और वो लोग चले गए। और एक्चुअली इसराइल का कब्जा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि जो ग्रेटर इसराइल की बात थी वो अब इस तरह आस्ता आस्ता पूरी हो रही है। तो इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कि सिविल नाफरमानी की करनी है, तो लोग, क्योंकि 80% से ज्यादा पाकिस्तान जो है वो कांसेप्ट की बात पे लबैक कहते हैं, तो ये होगा फिर। 9 मई, आपको पता है 9 मई को भी कनेक्ट किया जा रहा है कि जनरल फैज हमीद साहब के इस ट्रायल के साथ एक चीज 24-26 नवंबर को जो हुआ आपके सामने है, ये सारी कड़ियां मिलाई जा रही हैं कि क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, वो उसी दिन मैंने कह दिया था 26 नवंबर को, मैं चूंकि वहीं इस्लामाबाद में थी और मैं उस डी चौक में प्रेजेंट थी और मैंने वो सारा कुछ अपनी आंखों से देखा और सब कुछ किया, और उस वक्त ही मैंने कह दिया था, क्योंकि वो हमारे लोग बिल्कुल बिल्कुल खाली हाथ थे। किसी के हाथ में चने होंगे, किसी के हाथ में पानी होगा, किसी के हाथ में नमक होगा, इस तरह की चीजें थी। इसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो कहा जाए कि ये तकलीफदार थे। वो सिर्फ वहां पे बैठना चाह रहे थे और अपने साथ ऑफिसर खान साहब को लेके जाना चाहते थे। सादा लोग थे, सीधे सादे, ये पीछे पंजाब, सिंध, इवन बलूचिस्तान से आए हुए, मतलब हर सूबे के लोग थे वहाँ पे मौजूद, और इस्लामाबाद और पिंडी के लोग भी वहीं पे मौजूद थे। लेकिन जिस वक्त फायरिंग शुरू हुई और सारा कुछ हुआ, और उसके बाद जब मैं घर आई हूँ और मैंने टॉक शो किया, उसमें मैंने उन्हें क्या किया था कि ये 911 की एक्चुअली एक्सटेंशन है, जिस तरह 9 मई की एक्सटेंशन है, जिस तरह 911 किया गया था मुसलमानों को ट्रैप करने के लिए। और उसके बाद मुसलमानों ने पूरी दुनिया में क्या कुछ नहीं देखा, इराक गया, लिबिया गया, कितने ममालिक में इस तरह के जंगें और आफतें आई और कहां से कहां तमाम ममालिक चले गए। बुश ने कहा था कि मैं इनको मैं 10वीं सदी में या 8वीं सदी में पहुंचा दूंगा। तो लिटरली वो हुआ मुसलमानों के साथ, हर तरफ मुसलमानों का कत्ल वारत हुआ। जो भी उनके हुक्मरान थे, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 20 साल, सब के सब खत्म हो गए। और अब लिबिया का जिस तरह है उनका, तो जहाँ उनके पास खजाना मौजूद था, सोने की सूरत में, डॉलर की सूरत में, अदरवाइज बहुत प्रॉस्परस मुल्क जा रहा था। लेकिन भारत वो एक आदमी था जो उसके ऊपर हुकूमत किया जा रहा था, लोग फिर तंग आ जाते हैं उनसे भी, तो वो भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे भी जब ये 26 नवंबर हुआ है, तो उस वक्त ही ये बात प्रूव हो गई थी कि 9 मई की तरह किया जा रहा है, ताकि PTI को समझाया जा सके। क्योंकि 9 मई में भी हमें पता है कि सारी फौजी जो तंसीबात हैं, उसमें कभी हम लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वहां जाएंगे। लेकिन जब खान साहब को गिरफ्तार कर लिया और वो तमाम जगह खाली छोड़ दी जहाँ पे एक्चुअली बैरियर होते हैं, जहाँ पे एक्चुअली सिक्योरिटी होती है, और हम कभी भी नहीं पहुंच सकते कैंटीन में बगैर इन चीजों के। लेकिन उस दिन ये हुआ
कि बिल्कुल किसी किस्म की कोई चीज नहीं थी, और लोग वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे तो पहले ही घर को तोड़ चुके थे, आग लगा चुके थे, और फिर वहां पे लोग थे जो बार बार कह रहे थे अंदर आओ अंदर आओ। इसी तरह ये हुआ है कि यहाँ पे 26 नवंबर को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। बहुत आराम से मैं खुद सारा दिन वहां फिरती रही हूँ, यानी 2 बजे से लेके मैं 6, साढ़े 6, 7 बजे तक वहां पे थी। तो बिल्कुल बड़े आराम से हर बंदा आगे आज आ सकता था और आ रहा था। हमारी जो लीडरशिप थी वो रुक गई थी थोड़ा पीछे वाली चौक पे, यानी क्या नाम है उसका, चांदनी चौक है क्या, तो वहां पे वो लोग रुक गए थे। लेकिन बाकी लोग तमाम से तमाम आगे आ रहे थे, और मैं भी उन्हीं में से थी जो बिल्कुल एंड चौक से कंटेनर के पास पहुंची हुई थी मैं। तो ये जान हुआ कि उनको बुलाया गया सामने कि तमाम लोग आ जाए तसल्ली से, बल्कि दिन के टाइम पे तो 3 बजे 50 फायरिंग शुरू हुई है। उससे पहले लोगों को ऊपर बुलाया गया कंटेनर में, वहाँ हाथ मिलाया गया, गले मिले, उनके साथ सेल्फियां खिंचवाई। नुसरत भाई साहब, फौजी वहाँ पे थे वो वेपन अपने उठा के चले गए, और उसके बाद ये कोई और आए हैं जिन्होंने आके फायरिंग की है और सब कुछ किया है। तो ये मैं अभी भी कहती हूँ कि हमारी फौज ने नहीं किया, ये कोई और लोग थे। नुसरत भाई साहबा, आप जो बुशरा बीबी साहिबा कह रही हैं कि सब लीडर भाग गए, मैं अकेली खातून क्या करती, ये बुशरा बीबी साहिबा कह रही कि सब लीडर भाग गए, मैं अकेली खातून क्या करती। एक चीज़, एक तो ये, दूसरा अलीमा खान, आपको पता है बैरिस्टर गोहर, पार्टी आपकी बढ़ चुकी है, तकसीम हो गई है, सब फरार हो गए, आपको पता है। ये तो आपकी पार्टी का अंदरूनी तौर हाल है, आपकी पार्टी का जो हशर नशर कर दिया इन्होंने सियासी तौर पर। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो आप छोड़ें नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, ये तो आप... इनको तो मैं जिक्र ही नहीं कर रही, ये तो बाहर मोरे हैं, ये इनका तो कुछ नहीं है। नहीं देखें, जहाँ तक ये बात है ना, आप कह रहे हैं पार्टी तितर बितर हो गई, तो इस तरह की चीज नहीं है। पार्टी के ये लीडर्स नहीं है, ये खान साहब के कारकुन हैं सारे के सारे, और ये अगर वहाँ पे नहीं पहुंचे हैं तो इस वजह से खान साहब नहीं थे वहाँ पे, भाग गए। खान साहब आ जाएंगे, जिस दिन खान साहब आ जाएंगे उस दिन मैं समझती हूँ इम्पॉसिबल है। लेकिन गंडापुर और बीबी वहाँ पे चौक पे मौजूद थे, और ये 12, सवा 12 बजे तक मौजूद थे। अंदर से वो कंटेनर भर गया गैस के साथ, और उसकी बिजली डिस्कनेक्ट कर दी गई, स्पीकर तक नहीं था। तो उसके बाद बहुत मजबूरी में उनको उतारा गया और उनको गाड़ी में बिठाया गया, जिससे फायरिंग हुई। और उस पर वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जिस गाड़ी में बैठी उस गाड़ी में गोली का होल है। और उसके बाद जब वो उतरी, उनको कंटेनर जबरदस्ती जब उतारा गया तो उस गाड़ी के टायर में आग पहले ही पंचर हो चुकी थी, उस गाड़ी को आग लगा दी। और उसके बाद भी दूसरी गाड़ी में बैठी, उसके बाद फिर तीसरी गाड़ी में बैठी। लेकिन 3-4 दफा बाहर निकल के उन्होंने कहा कि मुझे यहीं पे रहना है, मुझे नहीं जाना। तो 2 दफा तो ऊपर की गाड़ी के ऊपर गाज, मतलब मैं ये नहीं कहा आप अली अमीन को और उनको छोड़ें, वो फरार हो गए, भाग गए, सब चले गए, ठीक है। ये दूसरी लीडरशिप जो इतनी अहम लीडरशिप थी, जो आपको पता है स्पीकर रहे असद कैसर साहब, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब साहब, ये इतनी बड़ी लीडरशिप थी। उनको गवर्नमेंट ने बार बार खान साहब से मुलाकात के लिए भेजी थी। वो आ रहे थे और उनका मैसेज लेके, और फिर उनको भेजा जा रहा था। मेरे ख्याल में 3 या 4 दफा तो वो जाके खान साहब से मिले हैं ये लोग सारे, चाहे उसमें असद कैसर हैं या गौहर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं या उमर अयूब हैं, ये लोग सब कंटिन्यूस खान साहब से इन कांटेक्ट थे। उनको भेजा जा रहा था, उनको पैसा दिया जा रहा था कि आप 10 दिन इसको आगे कर दें, आपको हम बनी गालल भेज देंगे या आपको जमान पास भेज देंगे, आप वहाँ पे रहिए 1 साल। तो फिर तो शौकत यूसुफजई साहब सही कह रहे हैं ना, शौकत यूसुफजई साहब सही कह रहे हैं कि आप इन खातून के कहने पर आप क्यों आए डी चौक पे। उन्होंने कहा है कि आप बाहर बैठ जाते, आप उनके कहने पर आप बुशरा बीबी के... खातून नहीं है, वो खातून नहीं है अकेली, वो खान साहब की एहलिया हैं। तो उनका सियासी रोल तो नहीं है ना, उनका सियासी रोल नहीं है, अलीमा खान का सियासी रोल नहीं है। वक्त उनका है, जब तक खान साहब जेल के अंदर हैं उनका सियासी रोल है, जिस तरह कलसूम नवाज का था, जिस तरह नुसरत भुट्टो का था, जिस तरह नुसरत भुट्टो का सियासी रोल था, इस तरह उनका सियासी रोल है। और वो उस वक्त तक निभाती रहेंगी जब तक खान साहब अंदर है। आपने देखा है अलीमा बाजी कितना अच्छा बोलती है, कि उनकी बात करने का जो अंदाज है वो किस कदर इम्प्रेसिव है, कि माशाल्लाह लगता है कि वो लीडर की बहन है। और जिस तरह वो बात समझा रही होती है, बता रही होती है,
वो नहीं करती कि जो खान साहब ने अंदर कहा बाहर आके कुछ और बताना शुरू बता अली मोहम्मद खान साहब और कोर कमेटी में, सियासी कमेटी में लोग कह रहे हैं कि आप इन लोगों को सियासत से अलग करें, आप इन खातूनों को सियासत से अलग करें, इनका रोल नहीं होना चाहिए। नुसरत भुट्टो के लिए किसी ने नहीं कहा था। बड़ी मेहरबानी, उनका रोल, उनका मियां और उनका भाई अंदर जेल बड़ी में मेहरबानी नुसरत साहिबा, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आप ब्रेक खां ॿुधायो। वेलकम नाज़रीन, मुख्य ज्वाइन कियो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मरकज़ी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, सेनेटर रही चुका आहिनि, एडवाइज़र टू CM सिंध रही चुका आहिनि, मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मूंसां गॾु आहिनि। डॉक्टर साहब, तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। महिरबानी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, अहम डेवलपमेंट आहे, जनरल फैज़ अमीन साहब जे ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू थी आहे। पूरी दुनिया जे अंदरि इस्तेकाम जी ॻाल्हि थी कई वञे। तव्हांखे पाण ख़बर आहे सीरिया जे अंदरि तमामु वॾी डेवलपमेंट थी आहे। मुआशी इस्तेकाम तॾहिं ईंदो आहे जॾहिं सियासी इस्तेकाम ईंदो आहे। जमहूरियत जे लाइ डॉक्टर साहब तव्हांजी स्ट्रगल, पीपल्स पार्टी जी स्ट्रगल, आइन जे लाइ, पार्लियामेंट जे लाइ, ही निज़ाम ई आहे जंहिंजे थ्रू इस्तेकाम अची सघे थो। छा चवंदव डॉक्टर साहब? ॾिसो, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, इलेक्शन, इन ते त ॿी राय थियणु न खपे। सही। बाक़ी जेको आहे सो इदारनि जा पंहिंजा फ़ैसिला आहिनि। मिसाल, जंहिं इदारे में तव्हां कमु कयो पिया, उहो इदारे जी चीफ जी मर्ज़ी आहे, उहो तव्हांखे नौकरी ते रखे या कढी छॾे, ईअं आहे न। मतिलबु नंबर 1 सही, उहो आयो छा एंकर आयो, ऐं पाकिस्तान लेवल ते मुंहिंजे हिसाब सां त तव्हां नंबर 1 आहियो, उर्दू हुजे, सिंधी हुजे, चैनल्स में। पर हाणे तव्हांजो अगरि तव्हां उहो त तव्हांजी बॉस जी मर्ज़ी आहे, चवंदा आहिनि बॉस इज़ राइट, हीअं चवंदा आहिनि न। सही। वॉट एवर बॉस इज़ राइट। हाणे जेको तव्हां अॼु सवाल मूंखां पुछो पिया, इहो फ़ैसिलो त उन्हनि जो आहे, तव्हां ई मुंहिंजो कोन्हे। सही। इस्तेकाम त डेमोक्रेसी ऐं पार्लियामेंट ऐं हर इदारे पंहिंजे बूट्स में रहनि। अगरि बूट्स सां निकिरी ईंदा त पोइ तबाही थींदी। पाकिस्तान जी 75 साल में ईअं तबाही थी आहे। बसि इहो ई आउं तबसरो करे सघां थो। डॉक्टर साहब, सही चओ था त जमहूरियत में ई रिलीफ आहे, जमहूरियत में ई भलो आहे। जॾहिं जमहूरियत न रही आहे त उहे मुल्क ईअं ई कमज़ोर रहिया आहिनि। तव्हांजो तजियो सही आहे। पूरी दुनिया खे तव्हां पाण ट्रेवल कयो आहे, पाण राइटर बि आहियो, लेखक बि आहियो ऐं पॉलिटिकल साइंटिस्ट बि आहियो। जेके दुनिया जे अंदरि डेवलपमेंट्स थियनि थियूं ऐं जंहिं दुनिया जे अंदरि इंस्टीट्यूशन्स मज़बूत आहिनि, पंहिंजी डोमेन में रहनि था, उते ख़ुशहाली बि आहे, तरक़ी बि आहे डॉक्टर साहब, प्रॉस्पर्टी बि आहे। छा चवंदव डॉक्टर साहब? बिल्कुलु। ॾिसो न, इन सबबु यूरोप इन करे तरक़ी पियो करे न। मसलन जेको आहे सो जेके टैक्स लही था वञनि, जीअं अफ्रीका जा कंट्रीज़ आहिनि, मिडल ईस्ट जा कंट्रीज़ आहिनि, या ॾिसो त सीरिया में 54 इयर्स खां डेमोक्रेसी कान हुई, ह्यूमन राइट्स कोन हो, 1 पार्टी सिस्टम हो। त हाणे उते जेके माण्हू आया आहिनि त उहो उन खां बि ॾुखिया माण्हू आहिनि। तव्हां ॾिसो अफ़गानिस्तान में ॾिसो त उहो वरी सीरिया खे ॿ सीरिया गॾायो त हिकिड़ो अफ़गानी वञी थींदो आहे। अफ़गानिस्तान जी जेका मौजूदा हुकूमत आहे तालिबान वारी, ठीकु आहे न। त हाणे सिस्टम जिते कोन हूंदा उते ईअं थींदो, एट्रोसिटीज़ थींदी, माण्हू मुल्क छॾे भॼी वेंदो, इन्वेस्टमेंट स्टॉप थी वेंदी। पर जिते डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ आहे, उहो मुल्क तरक़ी था कनि, साबित थी चुको आहे हाणे त। ऐं सॼी दुनिया ते तव्हां नज़र फेरियो, सोवियत रूस इन करे टुटी पियो न। चाइना जे लाइ इश्यूज़ छो आहिनि? उते 1 पार्टी सिस्टम आहे, अलाए ॿिया इश्यूज़ आहिनि। जॾहिं त यूरोप कोलैप्स इकोनॉमी आहे, अमेरिका कोलैप्स इकोनॉमी बि थिए, पर नंबर 1 आहिनि। हींअर जेका जंग, जेका सीरिया जी जेका जंग के खटी आहे, अमेरिकन्स खटी आहे। सही, ठीकु आहे न। या जेको आहे सो यूक्रेन में जेको कुझु थिए पियो थो, उहो वेस्ट यूरोप खटे पियो, अमेरिकन्स खटनि पिया। उहो त सिस्टम आहे, अकाउंटेबिलिटी आहे, रूल ऑफ लॉ आहे, डेमोक्रेसी आहे, पार्लियामेंट आहे।
इहो आउं चई सघां थो। वॾी महिरबानी डॉक्टर साहब, तव्हां टाइम ॾिनो। जीअं त डॉक्टर साहब जो तर्जुमो तव्हांजे साम्हूं आहे त जिथे जमहूरियत आहे, सिस्टम आहे, पार्लियामेंट आहे, जिथे इदारा पंहिंजी डोमेन में रही करे कमु करनि था त उते ख़ुशहाली आहे। इन ई सां गॾु इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।